नमस्कार साथियों, ड्रीमर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रीट के अभ्यर्थी, अंतिम समय आ चुका है जब आपके परीक्षा के और आपके बीच मात्र 5 दिनों का समय है। इन 5 दिनों में आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उसको लेकर अपन आज यहाँ पे चर्चा करेंगे और साथ ही इस चर्चा से आपको निश्चित तौर पर कोई ना कोई फायदा होगा ऐसी उम्मीद करके हम चल रहे हैं। तो आज की इस चर्चा को हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। कैसे? बिफोर एग्जाम यानी परीक्षा से पूर्व आपको क्या क्या करना है और ड्यूरिंग एग्जाम परीक्षा के दौरान आपको क्या क्या करना है, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बिफोर एग्जाम आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। बाकी सारी सब्जेक्ट तो एक साथ रखी जा सकती है, किंतु एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और वो है आपका करंट अफेयर। ये आपके सिलेक्शन में एक अलग ही भागीदारी निभाएगा। इसको लेकर आपको विशेष तौर से सीरियस होने की आवश्यकता है। तो इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स को लेकर क्या करें। पहला काम, करंट अफेयर का आपको यह विशेष ध्यान रहना चाहिए कि मेन रोल आपके एग्जाम में रहने वाला है। दूसरा, आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, जितने भी आप जिस भी टीचर से ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी आप पढ़े हैं, उनकी जो आपके पास बुक्स है, अब अंतिम समय में एक बार आपको उन किताबों को एक बार नजर के सामने से निकालना है। जो आपने डेटा पढ़ रखा है उस डेटा को भी आपको 1 या 2 बार देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप वो डेटा देख लेंगे तो शायद आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि भाई हाँ, मैं भूल तो नहीं रहा हूं, मेरे को सब चीजें याद है। एक बार नजर के सामने से उस डेटा को निकालना है। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका रिविजन करना है। दूसरा, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एक कि बोर्ड किस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनाएगा, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है तो उसके लिए जितने भी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं, जो कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जो कराए हैं, जो कि आपका पेपर भी आयोजित करवाने वाला है, उस बोर्ड के अभी चाहे जमादार का पेपर ले लिया या इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं, रिसेंटली जितने पेपर हैं, उनके करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं किस प्रकार का वहां पैटर्न रहा है। ठीक है, तो यह बात होगी करंट अफेयर में क्या क्या करने की। क्या नहीं करना है, विशेष ध्यान रखें। अब साथियों, अंतिम समय में एक दौर चलेगा मैराथन क्लासेज का। चाहे वो हम भी लेके आए, फिर भी अगर आपको आवश्यकता नहीं लगती है तो आपको वो क्लासेज नहीं देखनी है। समझना इस बात को, 8 से 10 घंटे की अगर आप कोई मैराथन क्लास करंट अफेयर को लेके देखते हैं और उसके बाद उसमें से आपका 1 या 2 प्रश्न आप सही करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उतना बेनिफिट हो नहीं रहा, क्योंकि समय अपने पास कम रह गया। तो अगर 8 से 10 घंटे आपने इन किताबों को दे दिया, इन नोट्स को दे दिया, तो हो सकता है इन नोट्स को आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लोगे, तो वो चीजें आपके ध्यान में रह जाएगी। बस आप यहां से क्वेश्चन के लिए जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैराथन देखने की करंट की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, कुछ साथी ऐसे भी हैं, जो कुछ विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि सर करंट का कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दें क्या। अगर तुमने करंट छोड़ा तो रीट तुमको छोड़ देगी। मतलब यह कि करंट को किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ के ही जाना है, तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अब अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में क्या करना है। तो सबसे पहले वही, क्या करें, लास्ट मोमेंट चल रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अभी तो मैंने कुछ पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, कंफ्यूजन हो सकता है, याद ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। तो उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम समय में ऐसा होता है, यह स्वाभाविक है। आपको अलग से विशेष तौर से आपको यूं सोचने की आवश्यकता नहीं कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, सभी के साथ होता है। तो आपको पहला काम करना है, जितने भी आपने अब तक नोट्स बना रखे हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबसे एक बार गो थ्रू होना है। गो थ्रू का क्या मतलब है सर? केवल आपको पत्ते पलटने हैं, आगे से आगे बस ये हो गया, देख लिया, देख नजर से निकालना है। जैसे आप नजर से निकालोगे ना, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद आ जाएगी। अभी यूं नहीं है कि साला याद ही नहीं हो रहा सर, मैंने तो 4 बार पढ़ लिया, याद नहीं हो रहा। केवल आपको उसको नजर से निकालने की आवश्यकता। दूसरा, आपने पिछले पूरे साल में या 1 साल 2 साल से जब से आप तैयारी कर रहे हो, जब से आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उन शॉर्ट नोट्स को अब पढ़ने की बारी है। तो उनको कोशिश करना आप 1 बार या कभी कभी 2 बार अगर पढ़ लो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, जो हमने यहां पे 30-31 टेस्ट आपके करवाए थे, उन टेस्ट के जितने भी सॉल्यूशन हैं उनको आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। उसमें बहुत सारा डेटा है, वो आपके काम आ सकता है। सेकंड, कोई ऐसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे बात करते हैं इंग्लिश की, तो अगर कोई ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको लगता है कि यार इसमें मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैंने अभी बिल्कुल छोड़ रखा है, उन टॉपिक को अगर आप वापस देखना चाहो तो आप कुछ वीडियोस उनके देख सकते हो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के।
और उसके लिए आपको करने की क्या आवश्यकता है, अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश के मैंने 7-8 वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल रखे हैं। आप केवल एक बार इन वीडियोस के 2x स्पीड में अगर आप देख लोगे तो भी आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मैंने साथ में एक शर्त रखी है, इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत लगती है तो। अगर आपको जरूरत नहीं लग रही है तो अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, जो भी नोट्स है एक बार उनसे गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि बाकी सारी सब्जेक्ट को लेके हमें क्या नहीं करना है इन आखिरी 5 दिनों में। तो भैया आपको अब चर्चा नहीं करनी है, डिस्कशन नहीं करना है। कारण क्या है उसका, क्योंकि साथियों अब अगर आप डिस्कशन करते हो तो कहीं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता है तो आपका वहां पे कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। उस कॉन्फिडेंस को बचाए रखने के लिए आपने जितना पढ़ा है काफी है, आप बस उसको रिवाइज करिए बार बार। बट अब लास्ट मोमेंट में ऐसे ज्ञानवान बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको लाइब्रेरियों में, जो काफी समय से वहां पे बैठे हुए हैं, वो जिनको अपने हमारे यहाँ पे जो मुकेश जी सर हैं वो उनको मठाधीश बोलते हैं। तो ये सारे के सारे मठाधीश वहां पे तुमको हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करें, तो हमें उस चर्चा से भी अभी अपने आप को बचा के रखना है। दूसरा, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये क्या बात कह दी सर आपने, गणित के आदमी होकर गणित की प्रैक्टिस नहीं करने की सलाह दे रहे हो? एग्जैक्टली यही सलाह दे रहा हूं, सही सुना आपने। लास्ट मोमेंट में गणित के आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपने गणित की बढ़िया प्रैक्टिस कर ली, तैयारी कर रखी है अच्छे से, अब आपको सवालों की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जहां से भी मैथ्स पढ़ा है, चाहे मुझसे पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, उनके जो आपके नोट्स हैं, उन नोट्स को आपको केवल क्या करना है बेटा, एक बार नजर से निकाल देना है। उनकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का अपने पास समय नहीं है साथियों। फिर अगला, जो नेगेटिव लोग हैं, हमें उन नेगेटिव लोगों से विशेष तौर से दूर रहना है इस अंतिम समय में, तो क्योंकि हमें पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना ये सारा का सारा फोकस रखना है, सकारात्मक एनर्जी के साथ अपना काम पूरा निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको विशेष तौर से सब्जेक्ट को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर ध्यान में रखनी है। अब एक विशेष बात जो इन सब के ऊपर प्रभाव डाल सकती है वो है साथियों आपकी हेल्थ। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आने वाले 5 दिन तक आपको हर कीमत पे अपने आप को स्वस्थ रखना है, और उसके लिए आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अब परीक्षा के अंतिम समय में ना खाने का चौक है ना कुछ, ना अपना रिदम ही तोड़ दिया, कभी खा रहे नहीं खा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतिम समय में आपको अपना हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी कीमत पे आपको बीमार नहीं होना है। एक विशेष बात यहां पे हमारे एक सर कहते हैं कि आप अगर इस समय में आपको डर लग रहा है, डरना लाजमी है, बट एक चीज ये समझ लो कि डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। तो ये एक डर एक्चुअली आपकी अच्छी फीलिंग है। आप इस बात से पॉजिटिव लें इस चीज को कि अगर मुझे डर लग रहा है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये 17 तारीख आ क्यों नहीं रही है, दिन निकालना भारी हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा दिन निकलना भारी हो रहा है, समय निकल ही नहीं रहा, झटपट एग्जाम हो जाए, हम फ्री होना चाहते हैं। बट ये आपको जो डर है, इसका विशेष कारण ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहें कि आपकी अच्छी तैयारी, आप इसको अलग से चिंता करने की इस पे बात नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो एग्जाम से पहले 5 दिन है, उसमें फिर 17 जनवरी से अपने एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और उस एग्जाम के दौरान आपको क्या क्या करना है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप परीक्षा में जाएं उस समय आपको पहले कॉफी पी के जानी है। कहां? मेरे घर नहीं, जहां आपका सेंटर है उसके आसपास मस्त वाली 1 या 2 कॉफी पी के जाओ। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी में फ्रेशनेस रहेगी, बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी अपने आप में। तो जब आप फील फ्रेश करोगे या एक्टिव महसूस करोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी उस एक्टिवनेस से ही आपके सही हो जाएंगे। मतलब सीधी सट बात है, उंगलियां चेहरा लेके नहीं जाना है। और सर माथा दुख रहा था, मेरे तो आंखें ही नहीं उगड़ रही थी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं, ये सारे के सारे फालतू के चोचले नहीं होने चाहिए अपने साथ। ये आपका जीवन निर्धारित करने वाला परीक्षा है साथियों। तो आपको कॉफी पी के जाना है। दूसरी, जब आप परीक्षा हॉल में चले जाएंगे
समय पे आपको पहुंचना है। आप जानते हैं, समझदार उम्मीदवार हैं, एक बहुत ही जिम्मेदार परीक्षा देने जा रहे हैं, जिम्मेदार पद पे आप आने वाले इस परीक्षा के बाद जब आप बैठेंगे तो जिम्मेदार पद पे होंगे, तो आपको ये पता है कि समय पे पहुंचना है, जितने निर्देश है उनको पढ़ के जाना है। एक ध्यान रखना, सर्दी के कौन से कपड़े पहनने नहीं पहनने, इसका आलोक राज जी ने वीडियो जारी कर रखा है और हमारे गुरुदेव ने उनको आपके सब ग्रुपों में भी भेज रखा है, तो वो जरूर आप देख के जाएं कि वो कौन कौन से कपड़े वहां अलाउ है, वो आप पहन के जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप पहुंचे, जब आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा एग्जाम में आपको पेपर देने से कुछ समय पहले बिठा दिया जाता है एग्जाम हॉल में, तो लगभग आपके पास आधा घंटा या हो सकता है 40 मिनट 45 मिनट वहां पे आपके पास रहेंगे। यह बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है साथियों। इस समय जिस व्यक्ति ने अपने आप को स्थिर रख दिया, अपने आप को बैलेंस वे में रख दिया, वो यहां पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट लेके जाता है। तो यहां पे सबसे बड़ी समस्या हो सकती है वो क्या है? ओवर थिंकिंग। अगर आपने यहां पे ओवर थिंकिंग पे आप चले गए तो यहां आपको नुकसान हो सकता है। कैसे बचे? बिल्कुल वाजिब बात है। अब अगर यहां पे आपके क्या क्या विचार आते हैं, आपको सबसे पहले यहां पे विचार आएगा अपने सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मान लो आप अपनी किसी विषय के बारे में विचार करने लगे कि यार लोक देवता मैंने पढ़े तो थे, हाँ, और रामदेव जी का जन्म कहां हुआ, याद ही नहीं आ रहा। ऐसे जैसे ही अगर हो सकता है एक प्रश्न आपको याद नहीं आया, आप एक दबाव के अंदर चले जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको वहां पे नेगेटिव एनर्जी घेर लेगी। तो इससे बेहतर आप उस बारे में विचार ही ना करें। तो विचारों पे अपना कंट्रोल थोड़ी होता है सर, विचार तो आते हैं, कंट्रोल हो सकता है। आप अगर अपने मन को किसी दूसरी जगह व्यस्त रखें तो आपको विचार नहीं आएंगे। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस वीडियो के ऊपर है, तो मेरे को अदर कोई विचार आ ही नहीं रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यही विचार चल रहे हैं। तो आप भी अपने मन को उस पर्टिकुलर एक दूसरा विचार दे दो ताकि वो वहां पे व्यस्त रहे, तब तक आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो क्या विचार दे सकते हैं? या तो आप थिंकिंग कर सकते हो, विचार कर सकते हो अपने फेवरेट पर्सन के बारे में। यह पर्सन आपका मित्र हो सकता है, सहपाठी हो सकता है, और भी आपके परिवार से या कोई भी आपका भाई बहन या आपके पत्नी या कुछ भी हो सकता है, उनके बारे में आप विचार कीजिए। जो क्वालिटी टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया है, अपने माता पिता हो सकते हैं, उनके बारे में विचार करेंगे तो वो अच्छे मोमेंट जब आपके माइंड में चलेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। दूसरा, आप स्पिरिचुअली भी, आप अपने जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उनके बारे में आप विचार कर सकते हैं। उस 10 से 15 मिनट 40 मिनट जो भी आपके पास समय है। आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से इसको भी वहां पे मन को डाइवर्ट करने के तरीके अपना सकते हैं। तीसरा, म्यूजिक गुनगुना सकते हैं। कोई भी अच्छा, ऐसे कुछ गाने होते हैं जो हर एक आदमी को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। जैसे हमारे जो धर्मजी सर हैं, उनको एक गाना है, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, ये वाला जो गाना बड़ा इनको मोटिवेट करता है। तो ये बार बार इस गाने को सुनते थे, गुनगुनाते थे मन में। तेज नहीं गुनगुनाना है, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं हो कि तुमको बाहर निकाल दे, तुम वहां पे एकदम आवेश में आ जाओ, नहीं, मन में आप गुनगुना सकते हैं ताकि आपका मन वहां पे बिजी रहे। या ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप योगा कर सकते हैं। योगा से क्या होगा? योगा में यूं नहीं कि कपाल भांति करने बैठ गए, आप केवल लंबी लंबी सांसें लो और छोड़ो, और अपना पूरा फोकस श्वास पे रखो, बस ये काम। इससे क्या होगा? आपके माइंड, मतलब जो माइंड के पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जब माइंड के पास ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो आपका माइंड और अच्छी तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। फिर जब आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उससे पहले एक काम विशेष ध्यान रख लेना साथियों, वो है कि आपको नेचर्स कॉल से फ्री होके जाना है। आपको यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेना है कि अगले 3 घंटे जब परीक्षा शुरू होगी, उसके बाद जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाए, ओएमआर में वापस उनको दे नहीं दूं परीक्षक को, विक्षक को, तब तक आप ना तो आपको पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, ना आपको वॉशरूम जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। इन सब कामों से आप निवृत्त होके ही बैठें, ये सुनिश्चित करके बैठे। क्योंकि आप क्या करते हो, 1 घंटा आपने पेपर किया, बहुत ही शानदार तरीके से आपका दिमाग सारी चीजें उस पर फोकस होके आई, और बीच में आपको वॉशरूम जाना पड़ गया। जब आप वॉशरूम चले जाते हैं तो 5 मिनट बीच में आपके खराब भी हो गए और आपका फोकस टूट गया। अगले 15 मिनट लगेंगे वापस वो फोकस बनाने में। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप इन सब कामों से पहले निवृत्त होके जाएंगे। फिर अब विशेष बात यहां पे, और वो है नेगेटिव मार्किंग की। खा गया ये, न जाने कितने लोगों के करियर, कितने लोगों की नौकरियां खा गया, कितने लोगों को सफल होने से इसने रोक दिया है। यह है नेगेटिव मार्किंग। इसको किस प्रकार से हम अवॉइड कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो साथियों, बिना पेपर को देखे अभी मैं आपको यह नहीं कहूंगा
कि आपको 150 में से कितने क्वेश्चन करने हैं। हो सकता है पेपर ऐसा है जिसमें 100 ही करने पड़े, हो सकता है ऐसा है जिसमें 140 करने पड़े, तो वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आदमी क्या करता है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग से डर गए तो कुछ दुविधा है यहां पे। नेगेटिव मार्किंग से डर गए और अगर आपने कम अटेम्प्ट किए, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरे और आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए और अगर आपने लापरवाही कर दी और आपके माइनस ज्यादा हो गए, तो भी आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यहां पे आपको इन दोनों का मिला जुला स्वरूप, हाइब्रिड वर्जन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पेपर पढ़ते टाइम आपको लेवल का अंदाजा रख जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपको पेपर अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, नेगेटिव कैसे होते हैं, जब आप इस प्रश्न को, किसी भी प्रश्न को पढ़ते हैं और आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग लेके जाता है। प्रश्न को ढंग से पढ़ने का क्या फायदा है, या एक हाइपरनेस आ जाता है ना आदमी में कि फटाफट फटाफट मैं क्वेश्चन को पढ़ के कर दूं, वो कैसे आएगा। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन अपने जो कला संस्कृति वाले सर हैं उनसे एक क्वेश्चन लिया था। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। हड़बू जी का जन्म कहां हुआ। अब इसके ऑप्शन है बेंगटी, तिलवाड़ा, बापणी, बुंडेल। साथियों, बहुत सारे बच्चे परीक्षा में इस प्रश्न में आंसर बेंगटी करके आते हैं, जो कि एकदम गलत है। आपको पता होगा क्यों, क्योंकि बेंगटी उनकी कर्म भूमि है। तो उनका गांव कौन सा था, मतलब जन्म कहां हुआ, तो उनका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। अब यहां देखो, आपने क्या किया, आपने प्रश्न पढ़ा हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी बेंगटी। आपका माइंड इतना एक्टिव है कि हड़बू जी पढ़ते ही नीचे का ऑप्शन में बेंगटी भी आपको रुका नहीं जा रहा है आपसे। आपने बेंगटी पढ़ा, हड़बू जी पढ़ा, ऑप्शन ए, आगे बढ़ गए। आपने पूरा पढ़ा ही नहीं कि हड़बू जी का मंदिर है कि गांव पूछा है कि कर्मस्थली पूछी है, जन्मस्थली पूछी, क्या पूछा है, कुछ भी नहीं। आपने सीधा बेंगटी कर दिया और वो हो गया आपका गलत, जबकि आपको यह प्रश्न आता था। साथियों, ये ध्यान रखना, परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद चाहे आपका पेपर अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये फला प्रश्न मुझे आते हुए गलत हो गया। ये रिग्रेट अगर आपको रहा तो आप अपनी, मतलब अपने हाथ करके आप फेलियर की ओर जा रहे हैं खुद अपने तरफ से, तो ये नहीं करना आपको। आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा पूरा पढ़ना है। पहले आप प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर आप ऑप्शन, सही प्रश्न के ऑप्शन की ओर विचार करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन है तो उसमें आप एक तरीका लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करोगे कि चलो तिलवाड़ा नहीं हो सकता, बापणी नहीं हो सकता, अब ये 2 बचे हैं, बेंगटी और भुंडेल दोनों ही उनसे रिलेटेड थे। अच्छा, बेंगटी तो उनकी कर्मभूमि थी, भुंडेल उनका जन्म स्थान था, फिर अपन भुंडेल लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर कुछ की पॉइंट्स की। साथियों, बहुत सारे प्रश्नों में ऐसा होता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ध्यान रखना, कहीं लिखा है असत्य नहीं है। अब आदमी क्या करता है, इस असत्य को ढंग से नहीं पढ़ता, इसको सत्य पढ़ लेता है, तो गलत। इस नहीं को नहीं पढ़ता तो गलत। तो आपको ये कुछ की पॉइंट है, उन पे जब आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, उस टाइम उस पे या तो राउंड कर दो या अंडरलाइन कर लो, आपका पेपर पूरा रंग जाना चाहिए। तो जब आप इसको पढ़े असत्य नहीं है तो साइड में लिख दो सत्य है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा आपको क्या निकालना था, सत्य। फिर आप सत्य कथन को पढ़ो। समझ में आ रही बात। फिर आगे कुछ, हाँ इसी में एक बात और भूल गया मैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा प्रश्न आया जिसका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, फिर सी ऑप्शन में दे रखा है ए व बी दोनों। अब आप यहां कंफ्यूज होते हैं। आप क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ा, पहला आंसर ए सही है, ठीक है। यहां जैसे इसी प्रश्न में ऐसा आ जाए कि हड़बू जी से संबंधित है बेंगटी, फिर बी में भुंडेल आ गया, फिर 2 गांव ऐसे जो इनसे संबंधित नहीं है, तो आपने बेंगटी पढ़ा, राइट कर दिया, जबकि भुंडेल भी तो है। फिर तीसरा ऑप्शन सपोज ऐसा आ सकता है ए व बी दोनों, तो आपको प्रश्नों के चारों विकल्पों को ढंग से पढ़ना है। फिर आगे आपको हाइपर एक्टिव नहीं होना है। हाइपर एक्टिव होने से लोगों के बीपी बढ़ जाता है, वहां पे उनका माइंड आधा काम करने लग जाता है। आपको बहुत ही काम रहना है, बॉडी वाइज एकदम आपको कूल रहना है, माइंड वाइज आपको बहुत ही एक्टिव रहना है। दोनों तरीके से मन में आपको एकदम यूं रखना है कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूं, हो जाएगा कोई इशू नहीं, कर रहा हूं हो जाएगा कोई इशू नहीं। जैसे 3 इडियट में कहता है ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। अपने मन को आपको बहला फुसला के रखना है कि बेटा हो रहा है, कूल। लास्ट पॉइंट, ईगो। आपको
किसी भी पर्टिकुलर प्रश्न को ईगो पर नहीं लेना है। आप क्या करते हैं, जैसे मैंने जब पेपर दिया था तो गणित के 5 क्वेश्चन आए थे। मैं खुद गणित पढ़ाता था 4-5 साल से उस समय, लेकिन उसमें एक प्रश्न मुझसे नहीं हुआ। मेरे पास लगभग 15 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय था, मैंने वो समय भी दे दिया, उसके बावजूद वो प्रश्न मुझसे नहीं हुआ। अब अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि ऐसा कैसे हो सकता है, साला मेरे से ये प्रश्न कैसे नहीं हो रहा है, अगर आपने ऐसा किसी एक प्रश्न में आप स्टक हो गए पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में, तो हो सकता है वो आपके आगे के 2-3 प्रश्न जो आ रहे थे उनको भी नहीं करने दे। हो सकता है उस टाइम आपसे नहीं हो रहा है, बाद में आप थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करो, फिर हो जाए। तो आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को ईगो वाइज वहां पे नहीं लेना है। आप वहां तक पहुंचो, आराम से हुआ तो ठीक, फिर आगे बढ़ जाओ, नहीं तो बाद में वापस ट्राई कर सकते हो। ये कुछ बातें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। साथियों, हमें पता है पोस्टें कम है, लेकिन इस बात से भी कि भाई हारना या जीतना तो बाद की बात है, लोग उनको याद रखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को चुना है। तो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, पिछले इतने साल से आप तैयारी में लगे हुए हैं, आपने बहुत ही ईमानदारी से अगर अपनी तैयारी करी है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पर आप अपना चयन सुनिश्चित करेंगे। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं पूरी टीम की तरफ से। आप अच्छी तैयारी कीजिए। तैयारी से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, परीक्षा के ठीक अंदर पहुंचने से पहले तक किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यथासंभव प्रयास करेंगे आपका सहयोग करने का। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने रीट वाले जितने भी साथी हैं उन तक पहुंचाइए, और इसी प्रकार के जो वीडियो हैं उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।